हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज बात करेंगे हम लोग अपने सीडीपी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से सीटेट हमेशा 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो उसको आज हम लोग बात करेंगे। टॉपिक का नाम है अपना असेसमेंट और इवैल्यूएशन। असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे। मूल्यांकन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम लोग जानने का काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आकलन से। पहले तो समझते हैं कि आकलन होता क्या है। ठीक है, आकलन का मतलब होता है कि आप बच्चे को नोटिस करते हैं, देखते हैं बच्चे को कि बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीख रहा है या कहाँ तक वो सीखने में सक्षम है। ठीक है, चलिए आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ पे दिया गया है असेसमेंट। आकलन का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या इसमें दिया गया। इसमें लगा किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। यह पढ़ने के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चे को आकलन करते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज को कैसे समझ रहा है या किस चीज को नहीं समझ पा रहा है, किस बच्चे को किस चीज में दिक्कत हो रही है और किस बच्चे को क्या चीज नहीं समझ आ रही है या उसको कहाँ पर कठिनाई हो रही है। ये तमाम चीजें हम लोग किस तरीके से जानते हैं, तो बच्चे का आकलन करने पे हमें पता लगता है। ठीक है, आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। ठीक है, जो आकलन होती है यह एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। आकलन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बच्चे को जहाँ भी कठिनाई महसूस हो रही है उस चीज़ को शिक्षक को समझना चाहिए और बच्चे को इस तरीके से समझाना चाहिए ताकि बच्चे को उस चीज़ में दोबारा कभी कठिनाई ना हो। ठीक है, आकलन कैसे करेंगे हम। जैसे किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो उसकी वजह देखेंगे कि उसको पढ़ने में दिक्कत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको आई साइड से प्रॉब्लम है, आंखों से प्रॉब्लम है, उसको कम दिखाई दे रहा है या पीछे बैठने से नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको आगे बैठा सकते हैं। लेकिन ये तभी जानेंगे जब हम बच्चे का आकलन करेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि बच्चे को किस चीज़ पे कहाँ पे कठिनाई हो रही है या किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। अगर उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सबसे आगे बैठाइए और कोशिश करिए कि आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। तो ये तरीके हैं बच्चों का आकलन करने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आकलन के 2 प्रकार होते हैं, दोनों प्रकारों को समझते हैं। ठीक है, रचनात्मक आकलन होता है जिसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और आगे एक है सबमेटिव असेसमेंट। दोनों को हम लोग जानेंगे। चलिए असेसमेंट क्या होता है इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें होता है कि बच्चे को पढ़ाने के दौरान, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया बच्चे को पढ़ाने के दौरान चीज़ों को समझाया जाता है। जैसे कि बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई हो रही है, समस्या हो रही है, तो वह तुरंत अपने शिक्षक से चीज़ें पूछ ले या शिक्षक बीच बीच में बच्चों से सवाल करता रहे। इसी को रचनात्मक आकलन कहते हैं, जो पढ़ाने के दौरान होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पढ़ाने के दौरान का आकलन हो गया। और पढ़ाने के बाद का आकलन क्या होता है, जैसे मैं वीडियो खत्म हो गई, बाद में आपने कमेंट में पूछा, तो ये पढ़ाने के दौरान का हो गया। और इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बच्चों का एग्जाम होता है, वार्षिक होता है, छमाही होता है। ठीक है, ईयरली जो एग्जामिनेशन होते हैं वो पढ़ाने के दौरान होते हैं, मतलब पढ़ाने के बाद होते हैं। ठीक है, जो ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं वो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही होता है। तो जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें आप पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो वो पढ़ाने के बाद का आकलन होता है, तो वो सबमेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का, जो कि होता है पढ़ाने के दौरान। अगर शिक्षक पढ़ा रहा है, बीच में बच्चे सवाल कर रहे हैं जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, बच्चे टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और टीचर जो है बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, मतलब रचनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, शिक्षक और बच्चे की जो भागीदारी होती है वो सक्रिय होती है। ठीक है, पढ़ाने के दौरान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
अब बात कर लेते हैं समेटिव असेसमेंट, जिसको योगात्मक आकलन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपकी चीज़ें खत्म हो जाती है, जैसे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, या जैसे मैंने ये वीडियो बनाने के बाद आप कोई चीज़ कमेंट में पूछ रहे हैं वीडियो कंप्लीट करने के बाद, तो ये आपका योगात्मक आकलन हो गया, समेटिव असेसमेंट, मतलब पढ़ाए जाने के बाद का। ठीक है, ईयरली जो एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों के, वो आपका सारा चीज़ पढ़ाने के बाद होता है, तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका योगात्मक आकलन में आएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें होता है कि जब बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब कि क्लास खत्म हो गई, उसके बाद जो आकलन होता है उसी को योगात्मक आकलन कहते हैं। जैसे कि छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, यह आपकी योगात्मक आकलन के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कुछ और टाइप्स है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, और असेसमेंट एज लर्निंग होता है। तीनों को 1 बाय 1 करके समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ाने के दौरान चलता है, जैसे अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट था, ठीक उसी को कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये सबमेटिव असेसमेंट होता है, सीखने का आकलन होता है। ठीक है, इसमें पढ़ाई होने के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके आते हैं किसमें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आते हैं, सबमेटिव असेसमेंट में आते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर इस चीज़ के बारे में बताया था। अब बात करते हैं जो अलग है, असेसमेंट एज लर्निंग। इसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है खुद से अपनी आकलन करता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया गया, जिसमें विद्यार्थी जो होता है वह अपना आकलन खुद करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, या अपने दोस्त, भाई बहन, पापा मम्मी किसी की मदद लेता है, जैसा कि अपने पिता को बुक दे दिया और उनसे कहा कि आप मुझसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी को अपने दोस्तों को किताब दे के या उनसे कहना कि मुझसे सवाल पूछिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि हम अपना आकलन खुद से कर रहे हैं, स्वयं से कर रहे हैं। हमने अपने मम्मी पापा को दे दिया, ठीक है, या अपने किसी दोस्तों को दे दिया और उनसे कहा कि आप यहाँ से मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, खुद से खुद का आकलन करना कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन को समझते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है। ठीक है, इसको सरल शब्दों में कहें तो बच्चे की इसमें कमियां, खामियां, उनकी अच्छाइयां, सारी चीज़ें पता लगती हैं इसके जरिए। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, मूल्य और आंकन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। यह अंग्रेजी के इवैल्यूएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मापन जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, वहीं मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करता है और उनकी तुलना दूसरों से करके सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। ये मूल्यांकन का काम है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। क्या करते हैं, किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां या उसकी किसी विषय के प्रति रुचि, उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। क्योंकि जब आप मूल्यांकन करते हैं तभी तो पता लगेगा कि बच्चे की कमी किस चीज़ में है और बच्चा रुचि किस में रखता है। ठीक है, उसकी प्रतिभा किस चीज़ में है। तो ये बिना आकलन, बिना मूल्यांकन के पॉसिबल नहीं है। और ये क्या होता है उसको देखते हैं। ये जो होता है मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो अपना मूल्यांकन है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों होता है। यह इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीखें। ठीक है, या कैसे सीख रहा है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में, जो निम्नलिखित तरीके के हैं। एक एक करके एक एक चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो है इसका विशेषता, वैलिडिटी, वैधता। ठीक है, वैधता क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, एक उत्तम परीक्षण का वैध होना भी आवश्यक है। जिस मापन के लिए बनाया गया है उसे ही उसका मापन करना चाहिए। इसलिए कोई मूल्यांकन प्रक्रिया तभी वैध कहलाती है जब वह उस गुण, पक्ष तथा विशेषता आदि का मापन करती है।
जिसके लिए उसे बनाया गया है। अतः पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में उन्हीं पक्षों पर ध्यान देना चाहिए जिन पक्षों पर पाठ्यक्रम आधारित हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम में कुछ दे दिया गया और आप बता कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, जो उसकी वैधता है वो नहीं पूरी हो पाएगी। जैसे मोबाइल का यूज मेन आपको बात करने का, अगर मोबाइल से बात ही ना हो तो वो कैसे वैध होगा। ठीक है, मोबाइल अगर बात करने के सिवा सारा काम हो तो फिर जिसके लिए बनाया गया है मोबाइल वो तो काम हो ही नहीं रहा, तो कैसे इसकी वैधता रही। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे विश्वसनीयता, ठीक है, रिलायबिलिटी, इसको समझते हैं। एक जैसी परिस्थितियों में भी किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर बार बार देने पर भी एक ही आता हो, यह एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसे मापन विश्वसनीयता कहलाएंगे। जैसे कि कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, उसका उत्तर एक ही आए, ठीक है, तो ये विश्वसनीयता कहलाता है। अगर उत्तर बदल गया तो फिर काहे का विश्वसनीयता रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व्यवहारिकता, ठीक, इसको समझते हैं। एक अच्छी परीक्षा की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें क्या होता है कि जो लागत, समय का प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविकता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लागत लगा दें, कुछ भी समय लगा दें। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तविकता में होना चाहिए कि जैसे आप किसी चीज़ की परीक्षा दे रहे हैं, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जिस लागत, समय और इसकी जो प्रक्रिया होती है सरल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लागत लगा दीजिए, कुछ भी समय लगा दीजिए, कितना भी फॉर्म आज निकाले हैं 2-4 साल बाद आप एग्जाम लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, समय की बचत होनी चाहिए। ठीक है, प्रयोग जो इसके होते हैं वो सरलता से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपके कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं, सी टेट रख लीजिए, यूपी टेट रख लीजिए, सुपर टेट रख लीजिए, केवीएस रख लीजिए, तो इन लोग की जो कुछ तो लागत होगी, लेकिन ऐसे भी ना हो कि आप कुछ भी लागत लगा दें, ठीक, या कितना भी समय लग जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसी को वह होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपना जो चौथा पॉइंट है, वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठा क्या होती है कि इसमें जो होता है वो शिक्षक का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक का प्रभाव का तात्पर्य यह है कि जैसा क्या होता है ना कि शिक्षक क्या करते हैं, जो उनके प्रिय बच्चे होते हैं उनको नंबर ज़्यादा कम देते रहते हैं। ठीक है, भेदभाव करना एक तरीके से कह लें कि अगर उनके विशेष जाति के हैं तो उनको नंबर अच्छा मिल जाएगा, या अमीर बच्चे हैं उनको नंबर अच्छा मिल जाएगा, या फॉर एग्जांपल अगर वो ट्यूशन उनसे पढ़ते हैं तो नंबर उनको ज़्यादा मिल जाएगा, जो उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं उनको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इस भेदभाव के बच्चे के प्रतिभा पे नंबर देना चाहिए, ना कि आपकी जाति का है या आपसे ट्यूशन पढ़ रहा है या आपके लिए कभी सपोर्टिंग है या क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। एक उत्तम परीक्षा का वस्तुनिष्ठ होना अति आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जिस पर शिक्षक का प्रभाव ना पड़े वही वस्तुनिष्ठता कहलाता है। जैसे कि कोई भेदभाव ना हो बच्चों के मूल्यांकन में, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, न जाति का, न अमीरी का, न गरीबी का। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चे को एक समान मानना है, और जो बच्चा जिस लायक है, जिसने जिस तरीके से परीक्षा दिया है, जितना लिखा है उसके हिसाब से उसको नंबर मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। यही आपकी वस्तुनिष्ठता कहलाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने 5वें पॉइंट के। ठीक है, किसी मूल्यांकन कार्यक्रम में सभी पक्षों पर सभी शैक्षिक उद्देश्यों की जांच की जानी चाहिए। क्षेत्रों में जांच कार्य कठिन अवश्य होते हैं, किंतु इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जो होता है वो सारे गुणों का मापन होता है। जैसे कि ऊपर जितने हैं, यहाँ पे आपका क्या हो गया, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, इसके बाद व्यवहारिकता हो गया, इसके बाद क्या हो गया, विश्वसनीयता हो गया, वैधता हो गया। तो सारे गुणों का मापन जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका व्यापकता कहलाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया
असेसमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में बात किया, इवैल्यूएशन के बारे में बात किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि आकलन किसे कहते हैं। ठीक है, किसी बच्चे के बारे में जानना कि उसकी खमियां क्या है, उसकी खामियां क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसकी प्रतिभा किस में है। ये चीज़ हम ये सारी चीज़ बच्चे का आकलन के ही द्वारा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। इसके दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि आप पढ़ाने के दौरान बच्चे से पूछ रहे हैं या बच्चा आपसे पूछ रहा है कोई भी चीज़, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। ठीक है, अब सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है? पढ़ाई खत्म होने के बाद जो आपके ईयरली और 6 मंथ पे जो एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? तो ये सारे आपके सबमेटिव असेसमेंट में आ जाएंगे, योगात्मक आकलन में। ठीक है, अब इनको भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। एक बांट दिया गया असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक असेसमेंट टू लर्निंग, एक असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो सीखने के लिए आकलन होता है। जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक वही आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें इंटरेक्ट होती हैं टीचर और बच्चों में, वही आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। बात करते हैं फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ से सीटेट 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर पेपर में पूछता है। ठीक है, तो सीखने का आकलन, पढ़ाई होने के बाद का जो आकलन किया जाता है उसको हम लोग सीखने का आकलन कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। इसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, मतलब खुद का खुद से आकलन करना ही आपका सीखने के रूप में आकलन हो गया। या आप अपने घर वालों को बुक दे दिए, उनसे कहे कि आप यहाँ कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा सब कुछ तैयार है, आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम खुद से खुद का आकलन कर रहे हैं, तो यही आपका सीखने के रूप में आकलन हो गया। बात कर लेते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। ठीक है, कि उसको कितना ज्ञान है, उसकी कमी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हम लोग मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं, उसकी रुचि जान सकते हैं। मूल्यांकन की विशेषता मैंने आपको 5 प्रकार की बताया, जो कि है पहला वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा व्यवहारिकता, चौथा जो है आपका वस्तुनिष्ठता, और पांचवा जो है आपका वो हो गया व्यापकता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं थोड़ी होगी, कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।